हाँ तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अब हम ले रहे हैं रिलीवेंट कॉस्ट फॉर मशीनरीज। तो रिलीवेंट कॉस्ट ऑफ मशीनरी में दो तरह की मशीन होंगी, ऑब्सोलीट, ठीक है, मशीन, और दूसरा केस है रेगुलर मशीन। तो सर वो तो मटेरियल में भी था रेगुलर ऑब्सोलीट। हाँ जी बेटे, उसी तरह से है। ऑब्सोलीट मशीन के अंदर क्या है, तो आप एक केस देखिए। अगर हमारे पास एक मशीन बेकार पड़ी हुई है, यानी ऑब्सोलीट मशीन है, ठीक है, ऑब्सोलीट है, उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो चुकी है। ये यूजफुल लाइफ तो आप डेप्रिसिएशन में अकाउंट में पढ़ते ही हैं। यूजफुल लाइफ खत्म हो गई है, फुली डेप्रिसिएटेड हो गई है। ओके, फुली डेप्रिसिएट हो चुकी है, उसका देयर इज नो अदर यूज। बुक्स में नॉट एग्जिस्ट बट फिजिकली एग्जिस्ट। ये इस तरह के क्वेश्चंस में कई तरह से इसको बता सकते हैं। थ्योरेटिकली लाइन इन गोदाम, ये सारे केस हो सकते हैं ऑब्सोलीट मशीन के लिए। यानी ये रेगुलर काम की नहीं है, रेगुलर काम की नहीं है, बेकार है। अब इस मशीन का हम क्या करें, इस मशीन का क्या करें बताइए। तो एक तो ऑप्शन आएगा बेच दो, बेच दें, जैसे ओएलएक्स वाले कहते हैं, है ना, ओएलएक्स का ऐड नहीं आता, बेच दो, बेच दें, ठीक है। तो यदि बेचते हैं तो ये मशीन एक्चुअली हमने खरीदी थी कितने रुपए की, 1 लाख रुपीज की मशीन। मान लो ये 1 लाख रुपीज की इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, अब ये नील हो चुकी है। इसको बेचने पे हमको मान लो 10,000 रुपीज मिलते हैं, 10,000 रुपीज मिलते हैं। ओके, अब एक हमको ऑफर आता है कि भाई इस मशीन से हम कुछ काम कर लें, और उस काम करने के बाद 2 महीने में काम हो जाएगा, और 2 मंथ्स के बाद में इस मशीन को हम 6,000 में बेच दें। ये तो हमारी संक कॉस्ट है, कोई मतलब की नहीं। तो ये जो ऑफर में जो 2 महीने के लिए मशीन यूज करनी है, तो इसकी रिलीवेंट कॉस्ट क्या होगी। हाँ जी, जितना इससे, दैट विल बी द डिफरेंस इन रियलाइजेबल कॉस्ट यानी सेल वैल्यू, 10,000 माइनस 6,000,
तो इस ऑफर के लिए हम क्या चार्ज करेंगे? 4000 रुपीज चार्ज करेंगे। हाँ जी, बात समझ में आती है? हाँ जी, तो आप लिखेंगे ड्यू टू द ऑफर, ड्यू टू द ऑफर, ड्यू टू द ऑफर देयर इज रिडक्शन in sale value rupees 4000, which is relevant and should be charged to offer। अब यदि ये 10,000 होती और 6 महीने बाद भी 10,000 होती तो क्या होती? रिलीवेंट कॉस्ट तो नील होती, क्योंकि डिफरेंस कोई होता ही नहीं। हाँ जी, बात कुछ समझ में आई? हाँ जी, कुछ समझ में आई? हाँ जी सर, तो ये बात हमने अभी तक समझी। अब हम समझेंगे रेगुलर मशीन के बारे में। हाँ जी, यहां तक कोई डाउट नहीं सर? तो फिर इसको हम इरेज कर देते हैं। अब आ जाते हैं हम रेगुलर मशीन पर। ये रेगुलर मशीन है जिसकी आज की डेट में करंट, यदि ये मशीन बाजार में खरीदने जाओ तो करंट परचेज प्राइस मशीन की है ₹1,00,000। करंट में यदि इस मशीन को खरीदने जाते हैं तो उसकी प्राइस कितनी है? उसकी प्राइस है ₹1,00,000 की। ठीक है, ये रेगुलर यूज की है। रेगुलर यूज की है, ठीक है। ये मान लो रेगुलर यूज की है, समझ लो कंक्रीट मिक्सचर की, देखिए कंक्रीट मिक्सचर मशीन है। डेली रोड़ी बनती है, डेली आरसीसी के लिए जो बनती है कंक्रीट मिक्सचर, डेली कंक्रीट बनती है। कुछ भी काम होता है तो डेली इसको यूज में आता है। अब हमारे को एक ऑफर मिला, ठीक है, ऑफर मिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का। अब इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए 1 ईयर तक ये मशीन चाहिए। 1 साल के लिए कंक्रीट मिक्सचर चाहिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उससे काम हमारा सारा रुक जाएगा, तो इसलिए वी हैव टू परचेज न्यू मशीन। क्योंकि हमने मटेरियल में भी देखा था कि हम ये जो रेगुलर है इससे ऑफर के लिए कुछ नहीं निकाल सकते जब तक ये एक्स्ट्रा ना हो, लेकिन यदि एक्स्ट्रा आ गया तो हम रेगुलर में डाल सकते हैं। हाँ जी, तो इसी तरह न्यू मशीन खरीदेंगे, मान लो 1,00,000 रुपए की। अब ये जो मशीन है 1 साल के बाद में तो हमारे किसी यूज की नहीं है। तो यदि हम स्क्रैप बेचने जाएंगे तो मान लो 60,000 बिकेगी। तो इससे हम क्या करेंगे, रेगुलर वालों से कहेंगे भाई रेगुलर तो आप
लेते ही हो तो रेगुलर वाले कहते हैं भाई 1 साल चली हुई मशीन तो हम 90,000 की वैल्यू मानेंगे। तो हमारी जो कॉस्ट क्या होगी, तो वैल्यू टू बी चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी डिफरेंस होगा, आज 1 लाख की है, 1 साल बाद ये 90,000 की चार्ज होगी, तो 10,000 इज द मिनिमम अमाउंट टू बी चार्ज फ्रॉम द ऑफर। ये बाजार में कितने की बिकेगी इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो रेगुलर यूज में आने वाली मशीन है। अगर वो रेगुलर यूज में नहीं आने वाली होती, हमें बेचना ही होता, तो हम क्या करते, तो हमें 40,000 रुपए ही, हम उसको 40,000 रुपए ही हम चार्ज करते। तो ये बात समझ में आई कि मशीन के अंदर हमें ये देखना है, यदि वो मशीन बाद में रेगुलर यूज में आ जाएगी तो इसका मतलब हम उसको 90,000 में। बेसिक कंसेप्ट ये रेगुलर की ये चीज हम नहीं कर सकते। अगर रेगुलर की मशीन हमें निकालनी होगी तो इसकी हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी कि ये मशीन निकालनी पड़ेगी, अदरवाइज हमको क्या करना होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी होगी। तो वो कब निकालेंगे, अगर बाजार में मशीन अवेलेबल नहीं है। इफ मशीन इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, यदि मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है तब क्या होगा, तब तो हमें इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी होगी। ओके, या फिर ये कुछ आवर्स अवेलेबल होंगे, कुछ काम यहां से बंद किया जा सकता हो, पार्टली अवेलेबल होगी, उस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी होगी। अदरवाइज हमें क्या होगा कि हमको नई मशीन खरीदेंगे और नई मशीन से हम उसकी कॉस्टिंग निकालेंगे कि हमारी कितनी वैल्यू लॉस होती है, उतनी प्राइस हम चार्ज कर लेंगे ऑफर से। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा थोड़ा समझा रिलीवेंट कॉस्ट फॉर मशीनरी। हाँ जी, कुछ कुछ आया समझ में? हाँ जी सर। अब नेक्स्ट हम समझते हैं रिलीवेंट कॉस्ट फॉर ऑफर फॉर ओवरहेड्स। तो रिलीवेंट कॉस्ट फॉर ओवरहेड समझेंगे। तो ये हमारा हमारी आई रिलीवेंट कॉस्ट फॉर ओवरहेड्स। ओके, तो ये रिलीवेंट कॉस्ट फॉर ओवरहेड दो तरह की कॉस्ट है। एक है वेरिएबल ओवरहेड्स। हाँ जी, ओवरहेड्स कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के, एक वेरिएबल ओवरहेड्स और दूसरे होते हैं फिक्स ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स
एंड फिक्स ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड्स या तो होते हैं ₹10 पर यूनिट, या समझ लो एग्जाम्पल के लिए ₹10 पर आवर, यानी वेरीज अकॉर्डिंग टू यूनिट ऑफ आवर्स। हाँ जी, हाँ जी सर, ये तो हम बहुत जानते हैं। यानी कुल मिला के वेरिएबल ओवरहेड का मतलब काम होगा तो खर्चे होंगे, काम नहीं होगा तो खर्चे भी काम होगा तो खर्चे होंगे, काम नहीं होगा तो खर्चे भी नहीं होंगे। ओके, तो इसमें हमेशा क्या होता है, फॉर एवरी ऑफर कॉस्ट टू बी इनकर्ड, यानी हमेशा फ्यूचर कॉस्ट होती है। हमेशा क्या होती है, हमेशा फ्यूचर होती है। तो ये ऑलवेज, हैंस इट इज ऑलवेज रिलीवेंट, ऑलवेज रिलीवेंट इन डिसीजन मेकिंग। ये कॉस्ट हमेशा डिसीजन मेकिंग में रिलीवेंट होती है। अब होती है फिक्स ओवरहेड्स। फिक्स ओवरहेड्स में दो तरह के होते हैं, अवॉइडेबल और नॉन अवॉइडेबल। अवॉइडेबल एंड नॉन अवेलेबल। अवॉइडेबल फिक्स ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड की तरह ही होता है, यानी काम होगा तो होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ओके, जैसे समझ लिए एक्स्ट्रा सुपरवाइजर, और नॉन अवॉइडेबल होता है जो काम हो या ना हो, होंगे ही होंगे। ये समझ लिए इस काम के लिए हमने ये स्टूडियो लिया है। इस स्टूडियो का रेंट है मान लो 1 लाख रुपीज पर मंथ, इस स्टूडियो का मान लो रेंट है। तो यदि हम कोई रिकॉर्डिंग करें या ना करें, ये खर्चे होंगे ही होंगे, ठीक है। लेकिन मान लो फोटोग्राफर है, ये कैमरे के खर्चे हैं, कैमरे की बैटरी है, या उसका जो है, मान लो कि इस स्टूडियो के अंदर रिकॉर्डिंग के लिए हमारा जो है कैमरामैन आता है, तो कैमरामैन 30 रेस्ट पे है, तो कैमरामैन का क्या है, यदि मान लो एक ही लेक्चर हो रहा है, 8 घंटे की मान लो कैमरामैन है, 8 घंटे की ड्यूटी करता है, और हमारी को ज्यादा रिकॉर्डिंग करनी है तो एक्स्ट्रा कैमरामैन की जरूरत होगी। या फिर यही ओवर टाइम लेगा, 8 की जगह 12 घंटे काम करेगा, तो ये जो एक्स्ट्रा काम हुआ डेट इज अवॉइडेबल फिक्स, जो कि हमारे को जब एक्स्ट्रा होंगे तभी। तो यदि हम कोई, तो ये अवॉइडेबल क्या होंगे, यदि हम एक्सेप्ट करते हैं ऑफर फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ
classes of SFM also. उसके लिए हम लेते हैं तो क्या होगा, तो जो एक्स्ट्रा, ये मान लो 50,000 रुपये महीने लेता है और एक्स्ट्रा करने के लिए फिर हमको एक और रखना पड़ता है 50,000 रुपये पे, तो जो 50,000 रुपये होंगे डेट विल बी द रिलीवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग फॉर SFM रिकॉर्डिंग। हाँ जी, बात समझ में आई? अब नॉन अवॉइडेबल क्या है, मान लो स्टूडियो का रेंट 1 लाख रुपीज। एक तो कैमरामैन हमेशा रखते ही हैं हम, यदि रखा है एक कैमरामैन जो कि फिक्स है, वो हो गया 50,000। मैनेजर है 40,000, रिसेप्शनिस्ट है 20,000, पीएन है 10,000, इलेक्ट्रिसिटी है 50,000। तो ये 2,70,000 रुपए के, ये यदि हम रिकॉर्डिंग करें या ना करें, ठीक है। ये कैमरामैन इसलिए रखा हुआ है कि भाई फिर मिलेगा ही नहीं, यदि स्टूडियो में यदि आए वही रिकॉर्डिंग, तो एक तो रखना ही पड़ेगा। ये तो एडिशनल काम के लिए रखा है। स्टूडियो रेंट, कैमरामैन, मैनेजर की सैलरी, रिसेप्शनिस्ट की सैलरी, पीएन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे खर्चे जो हम हर हालत में रखेंगे, काम करें या ना करें, दैट इज कॉल्ड फिक्स एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, तो फिक्स ओवरहेड्स आर ऑलवेज irrelevant, or you can say sunk cost already committed। sunk cost है already committed, ये कॉस्ट ऑलरेडी हमारी कमिटेड हो चुकी है। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट, एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं अबाउट द ओवरहेड्स। अब आप समझिए, थ्री डिपार्टमेंट्स हमारे हैं, ए बी सी। हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है 5। ये मान लो हमारा कॉस्टिंग के लेक्चर्स होते हैं, ये एसएफएम के लेक्चर्स होते हैं, ये आईडीटी के लेक्चर्स होते हैं। टोटल कॉस्ट हमारी है 5 लाख रुपए। ये 3 लाख कॉस्टिंग के मान लो, 1,50,000 एसएफएम में और 50,000 आईडीटी के अंदर हम बांटते हैं, क्योंकि कॉस्टिंग के मान लो लेक्चर ज्यादा हो रहे हैं, एसएफएम के कम हो रहे हैं, आईडीटी के और कम हो रहे हैं। ठीक है, मान लो इनके टोटल लेक्चर्स हो रहे हैं 100, इसके हो रहे हैं 100, इनके हो रहे हैं 50, इनके हो रहे हैं मान लो 17 लेक्चर्स।
और हमने इस तरह इनको डिवाइड किया हुआ है। क्लियर? तो ये क्या है? दिस इज द प्रेजेंट apportionment of fixed overhead। अब हमारे पास क्या है? एक ऑफर और आ गया आईडीटी के एक बैच और लगाने का, यानी एक 17 आवर का एक बैच और लगाते हैं या 2 बार बैच और लगाते हैं 33 आवर्स का। तो ऑफर इज फॉर 2 बैचेस ऑफ, ये समझिए 1 बैच ऑफ, ये क्रैश कोर्स था, अब इसको फुल कोर्स करने के लिए ऑफर आया, तो एक बैच और 33 आवर्स का। अब हमारे क्या हुआ? टोटल आवर्स हो गए 100, 50 एंड 50। तो अब हमारा एपर्सन कितना हुआ? 2,50,000, 1,25,000 एंड यहाँ 1,25,000। तो बेसिकली हमारा क्या हुआ? आईडीटी में जो एपर्सनमेंट था वो 75,000 रुपए से बढ़ गया और कॉस्टिंग में खर्चे जो है 50,000 रुपए से कम हो गए और एसएफएम में 25,000 से कम हो गए। तो क्या इस 33 आवर्स की जो हमारे 50 से 75 हुए, जो 25,000 बढ़े, वो क्या हम इसकी कॉस्ट मानेंगे? बताइए, रिलीवेंट होगी क्या ये कॉस्ट बढ़ी हुई? नो, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंट या एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व। ये जो 5 लाख थी तो ये तो सम कॉस्ट थी, ये ना भी होता, ये 5 लाख तो हमारी क्या थी? दिस इज द सम कॉस्ट, ये सम कॉस्ट है, यानी एपोर्शन से कोई मतलब नहीं है, एपोर्शन से कोई मतलब नहीं है, एपोर्शन से कोई मतलब नहीं, एपोर्शन से डिफर होने से कोई मतलब नहीं, डिफर से कोई मतलब नहीं। ये तो सम कॉस्ट है भाई, ये केवल हमारा क्या है? एपोर्शन डिफर हो रहा है, लेकिन कैश फ्लो तो कहीं हुआ नहीं। कैश फ्लो तो हमारा अभी भी 5 लाख का 5 लाख ही है, ये भी अभी भी हमारा क्या है? पैसा तो वही जा रहा है, फिक्स कॉस्ट तो 5 लाख की 5 लाख है, कोई एडिशनल हमारा नहीं हुआ। ओके, टोटल उतना ही रहा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं there is no change in cash outflow. Cash outflow means due to the change in apportionment, due to the change in apportionment। ठीक है, hence irrelevant। तो क्या हुआ? hence no relevant cost, hence no relevant cost। तो relevant cost क्या हो गई? नील हो गई। ठीक है, तो ये नील हो गई, ये आपने समझा ओवरहेड्स के बारे में। तो अब हमने पूरा आपको रिलीवेंट कॉस्ट के बारे में बताया, क्या होती है रिलीवेंट कॉस्ट, क्या होती है इररिलेवेंट कॉस्ट, क्या होती है संक कॉस्ट, क्या होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर रिलीवेंट कॉस्ट में मटेरियल के अंदर ऑब्सोलीट मटेरियल में, रेगुलर मटेरियल में, आउट सप्लाई मटेरियल में और
क्या क्या रेलिवेंट के ट्रीटमेंट होते हैं, और हमने समझा लेबर के अंदर कैजुअल लेबर क्या होती है, परमानेंट लेबर क्या होती है, कैजुअल लेबर के अंदर कौन सी रिलीवेंट होती है, कौन सी इररिलेवेंट होती है। हमने समझा कैजुअल लेबर हमेशा रिलीवेंट होती है फॉर द पर्पज ऑफ द प्रोजेक्ट, और टेम्परेरी जो परमानेंट लेबर होती है वो रिलीवेंट होती है अगर बिजी होती है, अगर वो खाली बैठी होती है तो वो परमानेंट लेबर इररिलेवेंट होती है। ओके, आइडियल होती है तो वो इररिलेवेंट होती है। रिलीवेंट केवल कब होती है, जब वो बिजी होती है, तब हमें कैजुअल लेबर लेना होता है। लेकिन अगर कैजुअल लेबर शॉर्ट सप्लाई है, बाजार में नहीं होती, तो हम उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेते हैं। सेम टाइप ऑफ द थिंग्स हमने मशीनरी में देखी। मशीनरी ऑब्सोलीट है या रेगुलर है। ऑब्सोलीट में हमने समझा कि अगर उसको यूज करने की वजह से जो हमारी स्क्रैप वैल्यू या रिप्लेसमेंट प्राइस, सेल प्राइस कुछ कम हो रही है, तो उस उतनी ही अमाउंट को हम चार्ज करेंगे। ठीक है। और यदि रेगुलर यूज की मशीन है, जिस तरह हम मटेरियल रेगुलर यूज का नहीं छेड़ते थे, ठीक है, हालांकि कुछ एडिशनल आ जाता था प्रोजेक्ट की वजह से, उसको रेगुलर में डाल देते थे, लेकिन रेगुलर से निकालते नहीं थे। रेगुलर में डाल देते थे लेकिन रेगुलर से हम निकालते नहीं थे। ये हमने इसके अंदर देखा। इसी तरह मशीनरी में क्या करते हैं, मशीनरी यदि रेगुलर वाली मशीन है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करते, बशर्ते मशीन अवेलेबल हो। यदि डिस्टर्ब करेंगे तो यहाँ भी वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का चक्कर आ जाएगा, तो हम नई मशीन लेते हैं, उस मशीन में 1 साल काम करते हैं, और उस मशीन को यदि रेगुलर यूज की मशीन है तो जो भी रिप्लेसमेंट प्राइस होती है उस पर वो रेगुलर यूज के लिए दे देते हैं। जो डिफरेंस इन कॉस्ट होती है रिप्लेसमेंट प्राइस में, उसको हम ऑफर से चार्ज कर लेते हैं। ये यहाँ तक समझा। अब ये कंसेप्ट आपने इतने समझ लिए, अब आपका टाइम आ गया होमवर्क का। जो ई बुक आपको सप्लाई की हुई है उससे आप होमवर्क कीजिए, और होमवर्क करने के बाद में यदि कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क। हालांकि एक एक चीज को इतनी क्लियर कट तरीके से आपको समझाया गया है कि आपको डाउट कोई आना नहीं चाहिए, आपको लगना चाहिए कि इट इज वेरी इजी। ठीक है। लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, यू कैन आस्क मी एट 9810425103। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर हम कंसेप्चुअल अप्रोच, कंसेप्ट बिल्डिंग ऑफ रिलेवेंट कॉस्टिंग, यहाँ तक हमारे लेक्चर्स कंप्लीट हुए। ठीक है। तो आज के का लेक्चर यहीं हम फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।